नाजरीन, दुनिया की हर पावर ने अफगानिस्तान को जेर करने की कोशिश की, लेकिन हर मुल्क नाकाम रहा। तो आखिर क्या वजह है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान भेजा, जो बाद में अमेरिका के लिए ही सर दर्द बना। दूसरा, अफगानिस्तान की टोपोग्राफी ही ऐसी है कि वहां कोई टिक नहीं पाता और हर मुल्क जैसे रशिया, अमेरिका ने इसको जीतने की कोशिश की, लेकिन शर्मिंदगी हुई उनको। तो आज हम तालिबान की रियलिटी पे बात करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हमें तकरीबन 180 साल पीछे चलना होगा। तो आइए पीछे चलते हैं। देखें, ये सारा मामला शुरू होता है 1839 से। उस वक्त ब्रिटिश और रशिया इस कंट्री के लिए रेस में लगे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश और रशिया के दरमियान गेम शुरू थी, जिसको द ग्रेट गेम कहते थे। और ब्रिटिश ने अफगानिस्तान पर 16,500 ट्रूप्स के साथ अटैक किया, लेकिन कुछ ट्रूप्स को छोड़कर बाकी अफगानिस्तान के लोगों ने इन ट्रूप्स को मौत के घाट उतार दिया। अब 1933 में जाहिर शाह की हुकूमत बनती है और अफगानिस्तान मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लगता है और डेमोक्रेसी की बात होने लगती है। और 1964 में अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और अफगानिस्तान में पार्लियामेंट और 2 हाउसेस बनते हैं। किंग जाहिर शाह का कजन दाऊद खान पीएम बनता है, लेकिन 1973 आता है और किंग जाहिर शाह की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपने इलाज के लिए इटली चले जाते हैं। लेकिन 17 जुलाई 1973 को जाहिर शाह का कजन दाऊद खान जाहिर शाह की हुकूमत गिरा देता है। इस हुकूमत के गिराव में आर्मी और पब्लिक दोनों दाऊद खान के सपोर्ट में थे। वो जाहिर शाह इटली में ही एग्जाइल कर लेते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर वो अफगानिस्तान चले गए तो उनको मारा जाएगा। और दाऊद खान डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करता है, लेकिन इस शर्त से कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे अफगानिस्तान की पब्लिक को लगने लगता है कि ये तो फिर से जाहिर शाह की हुकूमत की तरह डिक्टेटरशिप हो गई। और फिर कुछ अरसे बाद महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगती है और दाऊद खान सिर्फ बड़े सूबों को डेवलप कर रहा था और अंडर डेवलप छोटे इलाकों को छोटा ही रहने दिया, जिसकी वजह से आम लोगों में बहुत ज्यादा नफरत उभरने लगी दाऊद खान के खिलाफ। अब जब दाऊद खान की नाकाम स्ट्रेटेजीज को देखकर अफगानिस्तान के सारे ग्रुप्स मिलकर एक पार्टी बनाते हैं, जिसको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं, मतलब PDPA। और ये पार्टी इन्फ्लुएंस थी USSR से और ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। USSR उस वक्त दुनिया में हर कम्युनिस्ट पार्टी को हर तरह से सपोर्ट कर रहा था और PDPA को भी USSR की तरफ से सपोर्ट मिली। और जब इसका इल्म दाऊद खान को होता है और वो एक PDPA को दबाने की कोशिश करता है और PDPA के लीडर मीर अकबर खान को मरवा देता है। PDPA के लोगों को जेल में डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और PDPA को न सिर्फ USSR बल्कि दाऊद खान आर्मी के कुछ बड़े ऑफिसर्स भी सपोर्ट कर रहे थे। और आखिरकार 27 अप्रैल 1978 को दाऊद खान को फैमिली समेत कत्ल किया जाता है और PDPA अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाती है और नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि USSR के काफी फेवरेट थे और कम्युनिस्ट सोच को आगे लेकर जा रहे थे। जिस तरह कम्युनिस्ट किसी गॉड को नहीं मानते, तो नूर मोहम्मद तराकी भी इसी आइडिया को आगे प्रोपेगेट कर रहे थे। अब नूर मोहम्मद के आते ही अफगानिस्तान में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और मॉडर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म का बोलबाला होता है। औरतों के एजुकेशन को आम किया जाता है। औरतें ओपनली रोड पर घूम सकती थी, गाड़ी चला सकती थी, फैशन कर सकती थी। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की ओरिजिनल है। इसी दौरान नूर मोहम्मद एजुकेशन को कंपलसरी कर देता है और सिलेबस से रिलीजियस एजुकेशन को हटा देता है और रिलीजन का पब्लिक डिस्प्ले तक बंद किया गया। नूर मोहम्मद लैंड रिफॉर्म बिल ले आते हैं और उसके मुताबिक जिनकी जमीन ज्यादा थी उनसे लेकर उनको दिया जिनकी जमीन कम थी, और जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लैंड ऑनर रिलीजियस पीपल इस गवर्नमेंट के अपोज होने लगे और अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसको नाम दिया जाता है कि ये इस्लाम को बचाने के लिए लड़ाई है। और आम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इन छोटे ग्रुप्स में जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, इनको मुजाहिदीन कहा जाने लगा। अब ये मुजाहिदीन अलग अलग ग्रुप से थे, जिनमें कुछ को रिलीजियस लीडर लीड कर रहे थे, कुछ को स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे और इन सब ग्रुप्स को कलेक्टिवली मुजाहिदीन कहा जाता था। और इन मुजाहिदीन का कॉमन गोल था PDPA गवर्नमेंट को गिराना। अब PDPA गवर्नमेंट में नूर मोहम्मद PM थे और
फॉरेन मिनिस्टर हाफिजुल्लाह अमीन थे, लेकिन यूएसएसआर को अमीन पर शक होता है कि वो यूएस के एजेंट हैं और नूर मोहम्मद को यूएसएसआर मॉस्को बुलाकर समझाता है कि हाफिज अमीन को रिलायबल नहीं है, इसको हटा दो। और कहा जाता है कि हाफिज अमीन को सीआईए इस मीटिंग का पहले से बता देती है और जो ही नूर मोहम्मद अफगानिस्तान पहुंचते हैं, हाफिज अमीन उसको एयरपोर्ट पर ही मार देता है और खुद पीएम बन जाता है। अब जब यूएसएसआर का साथी नूर मोहम्मद मर जाता है और लोग पीडीपीए के खिलाफ हो जाते हैं और अमेरिका का साथी अमीन पीएम बन जाता है, तो यूएसएसआर को खतरा लाहक हो जाता है और 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर अफगानिस्तान पर इन्वेजन करता है और अफगानिस्तान पर मिलिट्री और पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लेता है और अमीन को मारकर अपनी मर्जी का पीएम बनाता है, जिसका नाम था बबरक कमाल। अब यूएस को भी अपने इंटरेस्ट के लिए खतरा लाहक हो जाता है, क्योंकि एशियन रीजन में सिर्फ दो ही एलाइज थे यूएस के, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। तो अगर रशिया फुल कंट्रोल हासिल करता अफगानिस्तान पर, तो यूएस के इंटरेस्ट इस रीजन में खत्म हो जाते और शायद कम्युनिज्म का बोलबाला पाकिस्तान और कई और मुल्कों में भी पहुंच जाता। तो यूएस को आखिर इस जंग में एंट्री मारनी ही पड़ी। अब यूएस बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों को यूएसएसआर के खिलाफ करता है, ये कहकर कि यह अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि इस्लामिक रिलीजन पर अटैक हुआ है और मुजाहिदीन को यूएस ने बारी तरीके से सपोर्ट किया और साथ ही यूएस ने सऊदी अरब से मदद लेकर इस रीजन में मकतब अल हिदमत के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और इस लड़ाई को होली वार का नाम दिया, जिसकी वजह से काफी लोगों ने इसको ज्वाइन किया और जिसमें सऊदी अरब के उसामा बिन लादेन, दूसरा अब्दुल आजम और तीसरा अहमद कर्द की एंट्री होती है। अब ये डायरेक्ट तो फाइट में इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि इनडायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और मुजाहिदीन का रिक्रूटमेंट भी देखते हैं। इन तीनों के पास इस एरिया का मुकम्मल डेटा होता है और इसका मुकम्मल बेस होता है। इसको अलकायदा का नाम दिया गया क्योंकि अलकायदा का मतलब ही बेस है और उस टाइम जितने भी मूवीज आती थी उनमें मुजाहिदीन को हीरो दिखाया जाता था ताकि यंग जनरेशन मजीद इन्फ्लुएंस होकर मुजाहिदीन को ज्वाइन करें, जैसे कि जेम्स बॉन्ड की मूवी द लिविंग डेलाइट और 1988 में आई रेम्बो मूवी में हीरो मुजाहिदीन के साथ मिलकर यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। अब देखें, अफगानिस्तान का रीजन फुल पहाड़ी है और वहां एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी होते हैं, तो यूएसएसआर को काफी मुश्किलात थे और गुरिल्ला वार भी जारी थी। मुजाहिदीन कहीं से भी यूएसएसआर आर्मी पर अटैक कर लेते थे और यूएस ने मुजाहिदीन को स्ट्रिंगर मिसाइल दिए थे जिससे वो बेटे बेटे जहाज भी गिरा लेते थे, जिसकी वजह से यूएसएसआर को काफी नुकसान था और फरवरी 1989 को सारी फोर्सेस को यूएसएसआर ने अफगानिस्तान से निकाल दिया और ये एक शर्मनाक शिकस्त थी यूएसएसआर के लिए। अब यूएसएसआर तो निकल चुका था, तो अब अफगानिस्तान को चलाने की बात थी, क्योंकि मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, ये ग्रुप्स अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के लिए आपस में लड़ने लगे और 1992 में इन ग्रुप्स के लीडर के माबेन एक मीटिंग होती है कि गवर्नमेंट किसकी होगी, कौन क्या देखेगा और एक एकॉर्ड साइन होता है जिसको पेशावर एकॉर्ड भी कहते हैं। लेकिन इस एकॉर्ड की वजह से ये हुआ कि जिसको पावर कम मिली उसने एकॉर्ड से इनकार किया और फिर से अफगानिस्तान में सिविल वार और सिविल अनरेस्ट शुरू हो गई। अब जितने भी मुजाहिदीन के ग्रुप्स थे उनमें एक ग्रुप स्टूडेंट विंग्स का था जिसमें लीडर्स मदरसों के उलमा थे और इसको यूएसएसआर से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। पश्तो में स्टूडेंट को तालिब कहते हैं और इसी वजह से ये तालिबान कहलाने लगे। अब इस ग्रुप का सबसे तेज बंदा मुल्ला मोहम्मद उमर था जिसने यूएसएसआर का काफी नुकसान किया था और इसी लड़ाई में बम फटने की वजह से उसकी एक आंख भी खराब हो गई थी। अब मुल्ला उमर की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और 1996 में 1500 मजहबी रहनुमाओं के सामने वो होली क्लॉक ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पहन लेता है और इस लिबादे को 250 साल से किसी ने नहीं पहना था और इसको पहनते ही वो अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर बन जाते हैं और मुल्ला उमर अफगानिस्तान में शरई लॉ नाफिज करता है जिसमें औरतें मर्द के बगैर घर से नहीं निकल पाएगी। वेस्टर्न एजुकेशन के बजाय इस्लामिक एजुकेशन को तरजीह दी गई, म्यूजिक, मूवीज, टीवी पर पाबंदी लगाई वगैरह और पीडीपीए के करंट पीएम को बीच चौराहे में लटका दिया जाता है। अब इसी दौरान उसामा बिन लादेन यूएसए के खिलाफ हो जाता है जिसके कई रीजंस थे, जैसे सऊदी अरेबिया में उसामा यूएसए की आर्मी घुस रही थी, यूएस ने सूडान में उसामा के ऑपरेशंस बंद करवा दिए थे और भी कई वजूहात थे।
क्योंकि उसामा को यूएस ने सूडान से निकाल दिया था और मुल्ला मोहम्मद उमर के उसामा के साथ काफ़ी क्लोज ताल्लुकात थे और उसामा बिन लादन और अलकायदा को अफगानिस्तान में जगह भी दी। अब यूएस के कहने के मुताबिक उसामा ने 9/11 की प्लानिंग अफगानिस्तान में बैठकर की थी। तो यूएस ने अफगानिस्तान को कहा कि उसामा हमें दे दो और अलकायदा का पूरा नेटवर्क अफगानिस्तान से ख़त्म कर दो, जिस पर मुल्ला मोहम्मद उमर इनकार करता है। उसके बहुत ज़्यादा रीजंस थे, क्योंकि अगर मुल्ला मोहम्मद उमर ऐसा करता तो लोगों को मैसेज जाता कि तालिबान अमेरिका के आगे झुक गए और तालिबान की वो इज्जत बाकी ना रहती। दूसरा, यूएसएसआर के साथ लड़ाई में उसामा बिन लादन ने मुल्ला मोहम्मद उमर की काफ़ी मदद की थी। तीसरा, पश्तो की मेहमान नवाजी का तकाजा था और अफगानिस्तान ने उसामा बिन लादन के खिलाफ यूएस की कहानी के सबूत भी मांगे, जिसको यूएस ने देने से इनकार किया। तो जब सबूत देने से इनकार किया तो अफगानिस्तान ने भी इंसाफ इनकार कर दिया। अब 11 सितंबर को यूएस पर अटैक होता है और यूएस फौरन एक्टिव हो जाता है और अक्टूबर 7, 2001 को यूएस नेटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक करता है और यहां से 20 साल की एक बहुत ही भयानक गोरिल्ला वार शुरू हो जाती है। शुरू में यूएस एयर स्ट्राइक्स करता है और तालिबान के सप्लाईज को ब्लॉक करता है और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और 9 नवंबर 2001 को यूएस मज़ार शरीफ कैप्चर कर लेता है और 13 नवंबर 2001 को यूएस तालिबान की हुकूमत को खत्म कर देता है और उसके नेक्स्ट मंथ ही यूएस अफगानिस्तान के मेजर इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। अब यूएस का मकसद अलकायदा को खत्म करना और उसामा बिन लादन को पकड़ना और साथ ही 2001 में यूएस अपनी मर्जी का गवर्नमेंट लाती है और हामिद करजई को 55.4% वोट के साथ प्रेसिडेंट बना लिया जाता है। अब 2003 में यूएस इराक पर इन्वेड कर लेता है और यूएस का फोकस 2 जगहों पर चला जाता है। अब इराक की तरफ फोकस डाइवर्ट होने के बाद तालिबान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान IMU वगैरह से अलायंस करते हुए एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट करप्ट थी और इस चीज को तालिबान ने लोकल लोगों में बहुत अच्छे से प्रोपेगेट किया। अब तालिबान वापस से इलाकों पर कब्जा जमाने लगते हैं, क्योंकि अमेरिका की आर्मी इन सारे इलाकों को कंट्रोल के लिए काफी नहीं थी। अब अफगानिस्तान के आम लोग यूएस के खिलाफ हो रहे थे, क्योंकि 2006 में यूएस आर्मी के एक ट्रक की टक्कर की वजह से एक आम शहरी की डेथ होती है। जब लोग पत्थरबाजी करते हैं तो यूएस अंधाधुंध फायरिंग करती है, जिसमें 20 सिविलियंस को कत्ल किया जाता है। 2008 में यूएस ने एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें यूएस ने एक बम गलती से शादी के घर पर गिराया, जिसमें दुल्हन समेत 40 लोग शहीद हुए। और फिर जुलाई 2010 में विकीलीक्स ने अफगान वार से रिलेटेड यूएस के 90,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिसमें पता चला कि किस तरह नेटो ने जानबूझकर सिविलियंस को मारा, जिसकी वजह से दुनिया भर में यूएस पर तनकीद हुई। और इन सब इंसिडेंट्स की वजह से अफगानिस्तान के आम लोग भी यूएस से नफरत करने लगे। अब यूएस के लिए मुश्किल ये थी कि अफगानिस्तान के आम लोग भी कभी भी किसी वक्त भी यूएस पर अटैक कर लेते थे और लोग कहते थे कि यूएस उसामा को पकड़ने आई थी और तालिबान से लड़ाई शुरू कर दी। और यूएस की झूठी कहानी के मुताबिक मई 2, 2011 को वो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में उसामा को पकड़ लेते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि उसामा मर गया तो अब अफगानिस्तान से निकल जाते, लेकिन अब यूएस का मकसद साफ नजर आ रहा था। यूएस को पता चल गया था कि तालिबान को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। अब इसके लिए यूएस ने अफगानिस्तान के अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल शुरू किया और धीरे धीरे नेटो एलाइज ने अपने फौजियों को वापस बुलाना शुरू किया। ये सारी चीजें चल रही थी और इतने में 2020 आता है और डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से बातचीत का ऑफर करता है और 29 फरवरी 2020 में दोहा में एक एग्रीमेंट साइन होता है और इस एग्रीमेंट से अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बाहर रखा जाता है। और इस मीटिंग के मिनट्स ये थे कि नेटो अफगानिस्तान से निकल जाएगा, तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद यूएस आर्मी अफगानिस्तान से विड्रॉ करना शुरू कर देती है और अगस्त 2021 में मुकम्मल नेटो अफगानिस्तान छोड़कर वापस चली जाती है। और इस दौरान अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन आम लोगों को तालिबान का 1996 का टाइम याद था और 7 सितंबर
2021 को तालिबान अफगानिस्तान से गनी गवर्नमेंट को हटा देती है और अपनी नई गवर्नमेंट अनाउंस करता है और तालिबान ने ये कह दिया कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जो ही टाइम जा रहा है अफगानिस्तान मुश्किलात में गिर रहा है और किसी भी कंट्री ने तालिबान के गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि कई मुल्कों ने कहा है कि वो तालिबान के गवर्नमेंट को तब ही रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, औरतों के हकूक का ख्याल करेंगे। अब करंटली अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 के आखिर तक 28 मिलियन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत होगी और अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हुआ तो ये पूरी दुनिया में क्राइसिस ला सकता है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।